Good morning बच्चों and welcome back to another session of physics class 12th. Right, so today's topic is resonance like I said in the last class. Before that let us see what we studied yesterday. कल हम लोगों ने पढ़ा था एनालिटिकल मेथड के बारे में। बहुत ही लंबी वीडियो थी क्योंकि टॉपिक ही बहुत लंबा था, कुछ कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन आया करती थी जो हमें प्राप्त हुआ करती थी आफ्टर अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल. Then we have seen that I is equals to dq upon dt we can write, and di by dt we can write double differential of charge with respect to time. This substitution we made, we got this equation, and after that we got the values of q, dq by dt and double differentiation of charge. Then substituted in the equation, and after some manipulations we got that qm omega z cos omega t plus theta minus phi is equals to vm sin omega t. This we got in as our answer, right? And after comparison we got equation im is equals to qm omega, and theta we got as minus pi by 2 plus phi. ये सब चीज़ें हमारे पास आई थी और अल्टीमेटली वी गॉट इक्वेशन i इज इक्वल्स टू im साइन ओमेगा टी प्लस फाई. ठीक है, और फाई क्या हुआ करता था? tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर हुआ करता था. तो ये सब चीज़ें थी जो हमने कल अपनी क्लास में पढ़ी थी. आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस. रेजोनेंस पढ़ते हैं, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है. ठीक है, ओके, लेट अस सी. एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट इज़ द फिनोमेनन ऑफ रेजोनेंस. यानी कि रेजोनेंस क्या है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है, चलिए जी, इसके आगे द फिनोमेनन ऑफ रेजोनेंस. एक मिनट. द phenomenon of resonance is commonly among systems that have a tendency to oscillate at a particular frequency. मतलब एक ऐसे सिस्टम में ये पाया जाता है जिस सिस्टम में क्या होता है, जिस सिस्टम की टेंडेंसी होती है क्या करने की? ऑसिलेट करने की, जिसमें ऑसिलेशंस आ सकती हैं. जिस सर्किट में जिस सर्किट की टेंडेंसी ऐसी होती है वहीं पर आप क्या कर सकते हैं? इस रेजोनेंस को पा सकते हैं. ठीक है, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द सिस्टम्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी. अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है ना, ये चीज़ आई है कि यहाँ पर निकल करके नेचुरल फ्रीक्वेंसी. नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकल करके आया. देखिए क्या होगा, आपके जितने भी सर्किट थे, मान लीजिए आरएल सर्किट है या आरसी सर्किट है या एलसी सर्किट है या आरएलसी सर्किट है. ठीक है, ये सर्किट्स हैं. क्या होगा, जिस भी सर्किट के अंदर टेंडेंसी है ऑसिलेट करने की, ये लिखा था ना यहाँ पर, टेंडेंसी टू ऑसिलेट एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. जिस सर्किट में टेंडेंसी होती है कि ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो सकती हैं किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, तो जिस भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे. जैसे कि मानिए आपका एलसी सर्किट, मतलब एक ऐसा सर्किट जहाँ पर क्या लगा हुआ है? इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है. ठीक है, तो वो सर्किट क्या कर सकता है? वो सर्किट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करा सकता है. जितनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कराएगा वही फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी. ये बात क्लियर हो गई. ऐसे ही आपका आरएलसी सीरीज सर्किट भी है, ये भी क्या करेगा? ये भी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करा सकता है, और जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कराएगा एक आरएलसी सीरीज सर्किट, वो उसकी कहलाएगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी. तो भाई एक बात यहाँ पर मेरे दिमाग में आ रही है, आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने ये तो कह दिया कि ये सर्किट्स जो हैं फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेंगे, क्या ये वाले सर्किट्स फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस नहीं करेंगे? आंसर है नहीं करेंगे. ऑसिलेशन सिर्फ किस में होंगी? एलसी सर्किट में होगी और आरएलसी सीरीज सर्किट में होगी. ठीक है, यहीं पर इन्हीं सर्किट्स में सिर्फ ऑसिलेशन हुआ करती हैं. क्यों? क्योंकि एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इंडक्टर से ट्रांसफ़र होती है कैपेसिटर में. ठीक है, फिर कैपेसिटर से जाती है कहाँ पर? इंडक्टर में, और एक साइकिल चलती रहती है. वही साइकिल क्या करती है? हमें फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कराने का काम करती है. इसलिए जहाँ पर भी जिस भी सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हुआ होगा, बच्चों आप समझ जाइएगा, वो सर्किट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा. जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा उस फ्रीक्वेंसी को हम कहा करते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सर्किट. उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा. इफ़ सच अ सिस्टम इज़ ड्रिवन बाय अनदर एनर्जी सोर्स एट अ फ्रीक्वेंसी दैट इज़ नियर द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब
अगर कोई आपके पास सर्किट है जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर सकता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। सपोज करिए इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा 1, इस सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा 2। अब हमने क्या किया, हमने एक्सटर्नल सोर्स यहाँ पर हमने अप्लाई किया। ये सोर्स की भी एक फ्रीक्वेंसी थी, सपोज करिए ओमेगा। और ओमेगा क्या है बच्चों, ओमेगा बहुत ज़्यादा पास है, मतलब इक्वल है किसके, ओमेगा 1 के, या आप कह दो कि ओमेगा 2 के, ठीक है। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी दैट नेचुरल फ्रीक्वेंसी, भाई ये तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी मानी जाएंगी, है ना, और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी, ड्रिवन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम इसको एक्सटर्नल सोर्स से प्राप्त कर रहे हैं। तो जब भी ड्रिवन फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तब क्या होगा, जो ऑसिलेशंस होंगी सर्किट में वो मैक्सिमम हो जाएंगी। जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा ऑसिलेशन का वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। द स्विंग हैज़ अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ। इसको सबको भूल जाओ और जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखो। अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्रिवन फ्रीक्वेंसी के, या ड्रिवन फ्रीक्वेंसी अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है बच्चों, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सर्किट के अंदर फ्रीक्वेंसी का मैग्नीट्यूड या कह दो कि एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन को हम नाम दिया करते हैं, रेजोनेंस। क्या नाम दिया करते हैं, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ भाई, सीधा सा मतलब है, रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ, रेजोनेंस का मतलब हुआ सिचुएशन इन विच amplitude of oscillation becomes maximum, and it happens when driven frequency is equals to or becomes equal to natural frequency, ठीक है। ड्रिवन फ्रीक्वेंसी जो होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी, ऐसी कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं, ठीक। चलिए जी, इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई। Now, for an RLC circuit driven with voltage of amplitude इतना और फ्रीक्वेंसी ओमेगा, हमें पता चलता है कि करंट एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम करंट कितना होगा, ये हमें पता है पहले से ही, और इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, अभी यहाँ पर here we can write omega c is equal to 1 upon xc is equal to 1 upon omega c and xl is equals to omega l, ये लिख सकते हैं। if omega is varied then at a particular frequency omega naught xc is equal to xl, मतलब अगर हम ये जो ओमेगा है ना, देखो कौन सी ओमेगा, कहाँ की ओमेगा, अभी बताता हूँ भाई। हमारे पास क्या है, यहाँ स्क्वायर रूट में वी आर हैविंग आर स्क्वायर इज प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर, राइट, दिस वी हैव। अब इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आप ओमेगा की वैल्यू को वेरी करा रहे हो, चेंज करा रहे हो, ठीक है, तो चेंज करते करते मान लीजिए एक फ्रीक्वेंसी आई पर्टिकुलर ओमेगा नॉट, जो हमने यहाँ पर लिखी हुई, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट जहाँ पर एक्सी क्या हो जाता है, एक्सएल के इक्वल हो जाता है, ठीक है, ठीक। ओमेगा नॉट एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है वेयर द वैल्यू ऑफ एक्सी विल बी इक्वल टू एक्सएल, और अगर ऐसा हुआ देन द इम्पिडेंस बिकम्स मिनिमम। क्यों भाई, यहाँ पर तो क्या है, दोनों का सब्ट्रैक्शन है, अगर दोनों इक्वल हो गए तो क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। अगर आंसर 0 आ जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ आर स्क्वायर इन रूट, एंड आफ्टर सॉल्विंग रूट वी गेट आर। तो z इज इक्वल्स टू आर इतना बच जाएगा इफ़ वी आर सेइंग दैट xc इज इक्वल्स टू xl एंड दिस वी सेड एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। ये जो ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी है इसी को कहा जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी,
इसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब ये समझिए कि इसको भाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्यों कहा जाता है। ठीक है बच्चों, फिजिक्स है, ध्यान से समझना पड़ेगा। इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्यों कहते हैं भाई बच्चों? ठीक है, अभी देखते हैं, एक मिनट, क्यों कहते हैं। देखिए, हमने पढ़ा है रेजोनेंस में, क्या पढ़ा है हमने रेजोनेंस में, कि एम्पलीट्यूड जो है भाई ऑसिलेशन का क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। अब ऑसिलेशन किस में होंगी, करंट में भी होंगी, वोल्टेज में भी होंगी, है ना। तो करंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा, आई एम होगा, और आई एम जो है मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, आई एम मैक्सिमम तब होगा जब z क्या होगा, मिनिमम होगा। सो फॉर दैट वी हैव सीन कि भाई z इज इक्वल्स टू आई आर विच इज मिनिमम, एंड दिस वी आर गेटिंग एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। दिस ओमेगा नॉट इज अ फ्रीक्वेंसी वेयर वी कंसीडर्ड एक्सएल विल बी इक्वल टू एक्सी, और तब जा करके हमारे पास z की वैल्यू मिनिमम आ रही है। इसीलिए हम इस ओमेगा नॉट को क्या कह रहे हैं, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं जहां पर रेजोनेंस एक्ट कर रहा है, तो हमने नाम दिया इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये है भैया आप लोगों का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए समझ में आ गई होगी बात, जहां तक मुझे उम्मीद है। इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, वेस्ट तो नहीं कर रहा, इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत कर रहे होंगे, तो क्यों नहीं समझ में आएगा ना, है ना, बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए, इफ़ XC इज इक्वल्स टू XL एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, then in that condition we can say 1 upon omega naught C is equals to 1 omega naught L. After cross multiplication, what will we get? Omega naught square is equals to 1 upon LC, and if we take square root on both sides, surely we will get this value, omega naught is equals to under root 1 upon root LC. ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का आ गया फॉर्मूला। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया कि जब भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 अपॉन LC के बराबर होगी, दैट एट दैट टाइम वी विल हैव रेजोनेंस इन द सर्किट। अब एक बात और यहाँ से आप समझ सकते हो, दैट द वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इट डिपेंड्स ऑन नॉट और वी कैन से एंड द वैल्यू ऑफ L एंड C, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। इन वैल्यूज़ पर आपके ओमेगा नॉट की वैल्यू जो है डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। देख लो फॉर्मूला, भाई हम ऐसे थोड़े ना कह रहे हैं, वी हैव प्रूफ इन द फॉर्मूला, वी कैन सी डायरेक्टली दैट दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन L एंड C। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी नोट करने के लिए था। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, चलिए। एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करंट इज मैक्सिमम, करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब कितना होगा, आई एम इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन आर। वी नो दैट इन प्लेस ऑफ जेड वी हैव रिटन आर, क्योंकि भाई मिनिमम इम्पिडेंस आया था ना अभी, इसलिए, है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, ऐसे थोड़े ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर। तो यहाँ पर एक आपको ग्राफ दिखा रखा है, देखिए। अब ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ बनाया हुआ है हमने, एक तो ओमेगा है और दूसरा क्या है, करंट। तो करंट के लिए हमने ग्राफ बनाया यहाँ पर, किसके लिए, करंट के लिए भी, कहाँ, आई एम। वी हैव ड्रॉन हियर ग्राफ बिटवीन आई एम एंड ओमेगा। सो यू कैन सी हियर, आप यहाँ पर देख सकते हो, व्हेन द फ्रीक्वेंसी बिकम्स ओमेगा। अब हमें पता है ओमेगा फ्रीक्वेंसी पर आई एम, इट्स वैल्यू बिकम्स मैक्सिमम। द सेम function we have shown over here, that at omega c current becomes maximum. If omega is less than omega naught, current becomes minimum. If omega is greater than omega naught, again current becomes minimum. ठीक है, दोनों तरफ करंट क्या होगा, मिनिमम होगा, इसी जगह पर मैक्सिमम होगा, कारण ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम होती है, इसीलिए ग्राफ ऐसा आया है। ठीक है, ग्राफ, ये ग्राफ हो गया हमारा। ग्राफ इंपॉर्टेंट है बच्चों, आ सकता है, आ सकता क्या है, समझिए, आ ही जाएगा। ओके, देन अभी यहाँ पर क्या दिखा रखा है, देखिए दो केसेस दिखा रखे हैं आपको।
ये दो केसेस का मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट वाला केस है ना, विच इज शोन बाय दिस ब्लू कलर, ओके, इसका मतलब क्या है कि ये उस सर्किट के लिए जहाँ पर रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या रही होगी, कम रही होगी, और ये वाला ग्राफ जो है उसके लिए जहाँ पर रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या रही होगी, ज़्यादा रही होगी। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों भाई, क्योंकि हमें पता है कि आई एम क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। ठीक है, तो आर ज़्यादा होगा तो आई एम क्या होगा, कम होगा। ओमेगा नॉट पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर आप दो सर्किट्स के लिए कंपेयर कर रहे हो फॉर अ पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा, वो वाला ग्राफ ज़्यादा ऊंचा होगा या ज़्यादा होगा जहाँ पर आर की वैल्यू कम होगी। वेरी सिंपल लॉजिक। ठीक है बच्चों, अभी आगे देखिए यहाँ पर। ठीक है, रेजोनेंट सर्किट्स हैव अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल इन द ट्यूनिंग मैकेनिज्म ऑफ रेडियो और अ टीवी सेट। जो टीवी सेट और रेडियो, टीवी सेट तो चलो छोड़ो, इसको तो आपसे समझ में नहीं आएगा यहाँ तो कैसे हो रहा है। रेडियो, दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। आप क्या करते हो, रेडियो में वो ट्यून करते हो ना, घुमाते हो उसको, एक स्क्रू टाइप रहता है और अलग अलग चैनल्स द रेडियो रिसीवर स्टार्ट्स रिसीविंग, राइट। तो कब रिसीव होता है कोई भी चैनल, जब रेजोनेंस की कंडीशन एक्ट करती है। ठीक है, रेजोनेंस की कंडीशन एक्ट करने पर आई एम ज़्यादा हो जाता है। आई एम ज़्यादा हो जाने का मतलब सिग्नल बिकम्स क्लियर। सिग्नल क्या आने लगता है, क्लियर आने लगता है, बस वही रेजोनेंस है। तो यहाँ पर हम रेडियो सेट में एंड टीवी सेट में वी आर यूजिंग एंटीना ऑफ रेडियो एक्सेप्ट सिग्नल्स फ्रॉम मैनी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। ये वही चीज़ है जो मैंने आप लोगों को अभी बताई। ठीक है, तो कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, आफ्टर दैट it is important to note that the resonance phenomenon is exhibited by a circuit only if both L and C are present in the circuit। हाँ, ये important चीज़ है यहाँ पर। तो क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि भाई ओमेगा नॉट यू स्टडीड लाइक 1/√LC and we have seen here that omega naught depends on L, omega naught depends on C. That means if in a circuit suppose L is not present or suppose in a circuit C is not present, then in that circuit वहाँ पर आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं मिल पाएगी, वहाँ पर आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं मिल पाएगी। For resonant frequency to be present, L and C both of them presence is required। ये ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए ये भी कवर कर लिया हमने। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। This sharpness of resonance we will study tomorrow। Okay, we will keep these things only in the today's lecture, because sharpness of resonance again it is a very lengthy topic, right? So what will we do, we will keep these things only in today's lecture, and sharpness of resonance we will study tomorrow in tomorrow's video lecture। तब तक आप लोग सारा चैप्टर रिवाइज कर लीजिएगा बढ़िया से और अपने नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।